तो एक बार फिर बजट का मौसम आ गया है और हमारे सामने है केंद्रीय बजट 2026-27 के दस्तावेज। जी। हर साल इतने बड़े बड़े आंकड़े आते हैं कि सच कहूं तो सिर चकरा जाता है। लाखों करोड़। हाँ, ये नंबर वाकई बहुत बड़े होते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इन नंबरों के जाल को थोड़ा सुलझाया जाए। हम इसे सिर्फ आंकड़ों की तरह नहीं देखेंगे बल्कि एक कहानी की तरह समझेंगे। एक ऐसी कहानी जहां ऐसा लगता है कि सरकार रोजमर्रा के मरहम लगाने की बजाय एक एक लंबी दौड़ के लिए अर्थव्यवस्था को तैयार करने पर बड़ा दांव लगा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये बजट सिर्फ एक साल का हिसाब किताब नहीं है। नहीं। ये विकसित भारत के संकल्प की तरफ एक रोड मैप की तरह है। इसमें राजकोषीय अनुशासन, मतलब खर्चों पर लगाम, और आर्थिक विकास, इन दोनों के बीच एक संतुलन साधने की बहुत साफ कोशिश दिखती है। तो ये एक विजन डॉक्यूमेंट है एक तरह से। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के सबसे पहले और सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाले आंकड़े से शुरू करते हैं। बजट का कुल आकार। जी। इस साल सरकार का कुल खर्च 53,47,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ये बहुत बड़ी रकम है। पिछले साल के 49,64,000 करोड़ के मुकाबले एक जबरदस्त उछाल है ये। और ये उछाल हवा में नहीं है। इसके पीछे एक आधार है। सरकार ये मानकर चल रही है कि देश की नॉमिनल जीडीपी 10% की दर से बढ़ेगी। अच्छा। तो ये बढ़ता हुआ बजट दिखाता है कि सरकार अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, खासकर निवेश के जरिए। ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल, ये 53,47,000 करोड़ आएगा कहां से? हाँ, पैसा कहाँ से आता है? अगर हम सरकार की 1 रुपए की कमाई को 100 पैसे में बांटे, जी। तो सबसे बड़ा हिस्सा 24 पैसे वो उधारी से आ रहा है। बोरोइंग्स। इसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स का, जिससे 21 पैसे आ रहे हैं। जी। फिर कॉरपोरेशन टैक्स, मतलब कंपनियों के मुनाफे पर लगने वाला टैक्स, उससे 18 पैसे, और फिर जीएसटी और दूसरे टैक्स से 15 पैसे। यहाँ रुक कर इस तस्वीर को समझना बहुत जरूरी है। बताइए। अगर आप इनकम टैक्स यानी 21 पैसे और कॉरपोरेशन टैक्स यानी 18 पैसे को जोड़ दें तो ये हो गया 39 पैसे। 39 पैसे। मतलब सरकार की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है। हाँ, ये तो उधारी से भी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और ये किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के मजबूत होने का संकेत है। अच्छा, तो टैक्स कलेक्शन तो मजबूत दिख रहा है, लेकिन फिर भी सरकार की कमाई का लगभग 1/4 हिस्सा तो उधारी से ही आ रहा है। क्या ये चिंता की बात नहीं? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। और टैक्स के अलावा सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए और क्या कर रही है? और यहीं पर एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसकी शायद उतनी चर्चा नहीं होती। क्या है वो? अगर हम कुल टैक्स कलेक्शन को देखें तो डायरेक्ट टैक्स का कुल संग्रह है लगभग 27 लाख रुपए करोड़, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का 14 लाख रुपए करोड़। लेकिन इसके अंदर की कहानी और भी दिलचस्प है। अच्छा। पहली बार व्यक्तिगत आयकर यानी हम जैसे आम लोगों द्वारा भरा गया टैक्स, जी। वो 14.66 लाख करोड़ है। और ये कॉर्पोरेट टैक्स यानी बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे पर लगे टैक्स, जो 12.31 लाख करोड़ है, उससे ज्यादा हो गया है। अरे वाह, ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों के कंधों पर नहीं, बल्कि करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों की बढ़ती आय और उनकी खर्च करने की क्षमता पर चल रही है। मतलब इकोनॉमी का आधार ज्यादा व्यापक हो रहा है। बिल्कुल, ज्यादा मजबूत और ज्यादा व्यापक। ठीक है। टैक्स के अलावा दूसरे कौन से स्रोत हैं? टैक्स के अलावा एक बड़ा हिस्सा आता है गैर कर राजस्व से, जो करीब 6.66 लाख रुपए है। इसमें सबसे बड़ी और दिलचस्प रकम है आरबीआई और सरकारी कंपनियों से मिलने वाला डिविडेंड यानी मुनाफे का हिस्सा। ये अकेले ही 3.91 लाख करोड़ है। तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा वित्तीय सहारा है। बहुत बड़ा। इसके अलावा सरकार ने अपने कुछ हिस्सेदारी बेचकर, मतलब विनिवेश से 80,000 करोड़ रुपए जुटाने का भी लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि पैसा आ कहां से रहा है। टैक्स से, थोड़ी उधारी से और सरकारी कंपनियों के मुनाफे से। जी। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा तो और भी दिलचस्प है। सरकार इस विशाल रकम को खर्च कहां करने वाली है? हाँ, पैसा जाता कहाँ है, यहीं से असली प्राथमिकताएं पता चलती हैं। बिल्कुल। और यहाँ भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा सबसे पहले आता है। क्या है वो? अगर सरकार के 1 रुपए के खर्च को 100 पैसे माने, तो सबसे बड़ा हिस्सा 22 पैसे वो राज्यों को टैक्स में उनका हिस्सा देने में चला जाता है। 22 पैसे? और उसके ठीक पीछे 20 पैसे पुराने कर्जों का सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च हो जाते हैं। अरे,
मतलब 42 पैसे तो खर्च होने से पहले ही एक तरह से तय है। एकदम सही। बजट का लगभग 42% हिस्सा कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जिस पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। कोई नियंत्रण नहीं। ये पैसा तो देना ही देना है। इससे नई योजनाओं के लिए सरकार के पास गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है। इसके बाद केंद्रीय योजनाओं पर 17 पैसे, रक्षा पर 11 पैसे और केंद्र की दूसरी योजनाओं पर 8 पैसे खर्च होते हैं। मैंने बजट की चर्चाओं में अक्सर खर्च की क्वालिटी की बात सुनी है। जी, मतलब राजस्व व्यय बनाम पूंजीगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। इसे एक घर के बजट से समझते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय घर के रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे राशन, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस। ये जरूरी है, पर इनसे भविष्य के लिए कोई संपत्ति नहीं बनती। ठीक है। सरकार के लिए यह है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, सब्सिडी, पेंशन। इस साल ये आंकड़ा है 41.25 लाख करोड़। ओके। और कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर या केपेक्स वो है जैसे घर खरीदना या कोई बिजनेस शुरू करना, जिससे कोई संपत्ति बने। हाँ, ऐसा खर्च जिससे भविष्य में कमाई हो या कोई संपत्ति बने। सरकार के लिए यह है नई सड़कें बनाना, रेलवे लाइन बिछाना, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बनाना। इस साल ये 12.21 लाख करोड़ है। तो जोर किस पर है? क्योंकि रोजमर्रा के खर्चे तो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, लगभग 77%। हाँ, लेकिन यहाँ ट्रेंड देखना जरूरी है। सरकार धीरे धीरे केपेक्स का अनुपात बढ़ा रही है और यही वो कहानी है जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे। अच्छा। सरकार पूंजीगत व्यय को आर्थिक विकास का मुख्य इंजन मानकर चल रही है। मतलब ये कि जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है, हाँ, तो उससे स्टील, सीमेंट जैसी इंडस्ट्रीज चलती हैं, मजदूरों को काम मिलता है और पूरी अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक चक्र शुरू हो जाता है। मैंने दस्तावेजों में एक और शब्द देखा, प्रभावी पूंजीगत व्यय, इफेक्टिव केपेक्स, जो कि 17.14 लाख करोड़ रुपए हैं। ये क्या चीज है? सरकार राज्यों को जो पैसा देती है, इस शर्त के साथ कि वो भी संपत्ति बनाने यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खर्च करेंगे। अच्छा, उसे भी जोड़ लिया जाता है? उसे भी जोड़ लिया जाता है। तो असल में देखें तो देश में संपत्ति निर्माण पर 17 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहा है, जो जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, तो कमाई और खर्च की कहानी समझ आ गई। अब आते हैं उस शब्द पर जिससे सब डरते हैं, घाटा। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। हाँ, इस बार इसका लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है। हाँ, ये आंकड़ा सरकार की कुल उधारी की जरूरत को दिखाता है, जो करीब 16,95,000 करोड़ रुपए है। लेकिन यहाँ भी आंकड़े से ज्यादा जरूरी है उसकी दिशा, उसका ट्रेंड। ये घाटा पिछले कुछ सालों में लगातार कम हो रहा है। हाँ, मैंने देखा 4.8% से 4.4% और अब 4.3%। जी, इसे ही अर्थशास्त्री राजकोषीय सुदृढ़ीकरण कहते हैं। मतलब आसान भाषा में कहें तो सरकार अपनी चादर देखकर पैर पसार रही है। ये उसकी वित्तीय सेहत के सुधरने का संकेत है। बिल्कुल। एक और आंकड़ा है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, जो केवल 0.7% है। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए। हाँ, बताइए। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 10,000 रुपए है, जिसमें 2,000 रुपए तो सिर्फ पिछला ब्याज है। ठीक। अगर आप सिर्फ 2,000 रुपए चुकाती हैं, तो आपने कोई असल कर्ज नहीं चुकाया, सिर्फ ब्याज भरा है। प्राथमिक घाटा हमें यही बताता है कि ब्याज चुकाने के बाद भी सरकार कितना और उधार ले रही है। इसका 0.7% पर आना मतलब ये कि सरकार की नई उधारी अब पुराने पाप धोने में नहीं जा रही। बिल्कुल, वो भविष्य के लिए निवेश करने में जा रही है। ये एक बहुत स्वस्थ संकेत है। और ये घाटा पूरा करने के लिए सरकार उधार कहाँ से लेती है? सबसे बड़ा स्रोत है बाजार उधारी, जो 11.73 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार अपना लगभग 99% कर्ज घरेलू बाजार से ले रही है। देश के अंदर से? जी, देश के अंदर से। इसका फायदा ये है कि अगर दुनिया भर में कोई आर्थिक उथल-पुथल होती है, तो हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका सीधा और खतरनाक असर नहीं पड़ता। चलिए, अब कुछ प्रमुख योजनाओं पर आते हैं जहां ये सारी नीतियां असल में जमीन पर उतरती हैं। ग्रामीण विकास में एक बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। हाँ, और ग्रामीण विकास के मोर्चे पर शायद इस बजट का सबसे बड़ा और कह सकते हैं थोड़ा विवादास्पद बदलाव देखने को मिल रहा है। आप मनरेगा की बात कर रही हैं? मैंने भी देखा कि उसका बजट बहुत कम कर दिया गया है। बिल्कुल, मनरेगा का फंड घटाकर सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और उसकी जगह एक बिल्कुल नई और व्यापक योजना, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी यानी VB-GRAM-G,
शुरू की गई है, जिसका बजट है 95,692 करोड़ रुपए। तो ये एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। ये ग्रामीण रोजगार की गारंटी देने के पुराने मॉडल से हटकर एक नए, शायद ज्यादा स्किल ओरिएंटेड दृष्टिकोण की ओर एक बड़ा कदम है। मतलब सरकार गड्ढे खोदने वाले रोजगार की बजाय शायद स्थायी आजीविका बनाने पर फोकस कर रही है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिस पर सरकार का सबसे ज्यादा जोर है। यहाँ तो रिकॉर्ड तोड़ निवेश हो रहा है। रेलवे के लिए 2.78 लाख करोड़ और सड़कों के लिए NHAI के जरिए 1.87 लाख करोड़। और इसका मकसद क्या है? इसका एक ही मकसद है, लॉजिस्टिक्स की लागत कम करना। आज भारत में एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च बहुत ज्यादा है। जब सड़कें, रेलवे, पोर्ट्स बेहतर होंगे तो हमारा सामान दुनिया में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएगा। बिल्कुल सही। और भविष्य के क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, AI, सेमीकंडक्टर, ये एक और क्षेत्र है जहां एक स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है। सरकार पारंपरिक क्षेत्रों से हटकर डीप टेक में भारी निवेश कर रही है। जैसे भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के मिशन के लिए 8,000 करोड़ रुपए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए 10,397 करोड़ रुपए और बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक नई योजना बायो राइड में 2,300 करोड़ रुपए। तो ये भविष्य के उद्योगों के लिए एक नींव रखने जैसा है। जी, जो आज से 10-20 साल बाद फल देगा। और अंत में आम आदमी से जुड़ी सामाजिक कल्याण की योजनाएं। इसमें भी फोकस साफ है। PM सूर्य घर योजना, जिससे लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी, उसके लिए 22,000 करोड़ रखे गए हैं। जल जीवन मिशन, मतलब हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए 67,670 करोड़ रुपए हैं। और शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए भी क्रमशः 1.39 लाख करोड़ और 1.04 लाख करोड़ का अच्छा खासा आवंटन है। तो ये योजनाएं सीधे तौर पर मध्यम वर्ग और युवाओं की जरूरतों को पूरा करती हैं। जी, उनकी आकांक्षाओं को। तो इन सभी आंकड़ों, योजनाओं और बदलावों को एक साथ देखें तो तस्वीर क्या बनती है? इस कहानी का सार क्या है? सार ये है कि ये बजट अल्पकालिक लोकप्रियता की जगह दीर्घकालिक मजबूती को प्राथमिकता देता है। ये मानता है कि देश को विकसित बनाने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बजाय ऐसी संपत्ति बनानी होगी जो सालों साल रिटर्न दें। और घाटे को कम करके दुनिया को एक संकेत भी दिया जा रहा है। बिल्कुल, कि भारत एक जिम्मेदार आर्थिक शक्ति है। तो कुल मिलाकर ये एक निवेश उन्मुख बजट है। रणनीति मुफ्त उपहार की बजाय संपत्ति निर्माण पर जोर देने की है, जो विकसित भारत 2047 की नींव को मजबूत करता है। एकदम सही। आज की इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक बहुत जरूरी सवाल आता है। ये बजट साफ तौर पर रोजगार समर्थन के पुराने मॉडल जैसे मनरेगा से हटकर एक निवेश आधारित विकास जैसे कैपेक्स और तकनीकी मिशन की ओर बढ़ रहा है। जी, एक बड़ा नीतिगत बदलाव है ये। हाँ, और एक तरफ जहां इस निवेश से लंबे समय में देश की संपत्ति और अच्छे रोजगार पैदा होते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बदलाव से उन लोगों के लिए कम समय में चुनौतियां पैदा हो सकती हैं जो पुराने सुरक्षा तंत्रों पर निर्भर थे। ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है। तो सोचने वाली बात यह है कि कोई भी देश अपने सबसे जरूरतमंद नागरिकों की तात्कालिक जरूरतों और एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की जो दीर्घकालिक अनिवार्यता है, उसके भी सबसे अच्छा संतुलन कैसे बना सकता है।